कथा कहानी किस्सा के सभी मित्रों को नमस्कार। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा भी घटित हो जाता है जिसे तर्क के आधार पर नहीं समझा जा सकता। कुछ ऐसी ही कहानियां विख्यात कथाकारों ने भी लिखी हैं। आज भी ऐसी ही एक कहानी जिसे लिखा है फ्रेंच कथाकार गाय डी मोपासां ने। फ्रेंच कहानी का शीर्षक है ला मये। लीजिए सुनिए इसकी हिंदी पेशकश कातिल हाथ। सभी लोग जर्ज बरमूटिए के चारों तरफ जमा हो गए थे। वो इस समय सेंट क्लाउड केस के बारे में चर्चा कर रहे थे। करीब 1 महीने तक ये डरावना और रहस्यमय किस्सा पेरिस वालों की जुबान पर चढ़ा रहा। किसी को भी इस केस का आगा पीछा समझ नहीं आ रहा था। जो सबूत मिले थे और जो अफवाहें उड़ी थीं उनके बारे में तो बातें हुई, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। कुछ महिलाएं खड़ी हो गई थीं ताकि वो जज बरमूटिए के पास पहुंच जाएं। इन महिलाओं की आंखें बिना दाढ़ी मूंछों वाले जज के चेहरे पर टिकी थीं, जो गंभीरता से अपनी बात कह रहे थे। ये महिलाएं डर और उत्सुकता से कांप रही थीं। महिलाओं के दिलों में वैसे ही खौफनाक बातों को जानने की इच्छा रहती है। उपस्थित महिलाओं में से पीले से रंग की एक महिला ने कहा, "ये बहुत ही डरावनी बात है। लगता है दूसरी ही दुनिया की घटना है।" उस महिला की तरफ मुड़ते हुए जज ने कहा, "सही कहा मैडम। लगता है कि असली बात का कभी भी पता नहीं चल पाएगा। जहां तक दूसरी दुनिया का सवाल है, ऐसी बात नहीं है। हमने बहुत ही शातिर तरीके से किए गए इस अपराध के हर पहलू पर नजर डाली, लेकिन इसके चारों तरफ रहस्य की जो गुत्थियां लिपटी हुई हैं, हम उन्हें नहीं सुलझा सके। असल बात तो यह है कि पूरा केस ही इतनी चालाकी से और योजना बनाकर किया गया कि ये उलझता ही चला गया। आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने सच में एक बार ऐसा मामला देखा था जिसमें किसी मायावी शक्ति का हाथ लगता था। ये केस तो इतना उलझ गया था कि हमें उसे छोड़ना ही पड़ा।" उपस्थित सभी महिलाएं एक साथ बोली, "इस मामले के बारे में जरूर बताएं।" जज बरमूटिए शालीनता से मुस्कुराए और बोले, "देखिए, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं जो बताने जा रहा हूं वो किसी और ही दुनिया की बात है या मायावी है। मेरा मानना है कि आपराधिक मामले भी दूसरी घटनाओं की तरह ही होते हैं, अलौकिक नहीं। अगर ये कहा जाए कि इन घटनाओं के कारणों का वर्णन नहीं किया जा सकता तो बेहतर रहेगा। मैं जो किस्सा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं उसके वारदात की जगह और परिस्थितियों ने मुझ में रुचि पैदा कर दी थी। तो आप भी उस केस के बारे में सुनिए।" जज बरमूटिए ने किस्सा शुरू किया। "मैं उस समय एजेक्सियो में जज था। पहाड़ों से घिरा घाड़ी के पास बसा ये छोटा सा कस्बा था। मेरे सामने जितने भी अपराध के केस आए उनमें से ज्यादातर बदले की भावना से किए गए अपराध थे। कुछ तो उनमें बहुत ही नाटकीय, खूंखार और कुछ बहादुरी वाले भी होते थे। बदले के भी एक से बढ़कर एक उदाहरण आप वहां देख सकते थे। सैकड़ों सालों से चली आ रही अदावत जो कुछ समय के लिए शांत हो जाती थी और फिर भड़क जाती थी। बदले के बहुत ही घृणित और भयानक मामले भी होते थे और ऐसी कत्ल की घटनाएं भी होती थीं जो बाद में नरसंहार में तब्दील हो जाती थीं। शुरू के 2 साल तो मैं कत्ल और फौजदारी के मुकदमे ही देखता रहा। कोर्सिका के लोगों ने ये बात मन में पक्की कर रखी है कि अगर उनके किसी आदमी का अपमान हुआ तो उस व्यक्ति से और उसके परिवार वालों से भी बदला लिया जाएगा। मैंने बच्चों, चचेरे भाइयों और बूढ़ों के कत्ल के मामले भी सुने हैं। इस तरह की बहुत सी कहानियां मेरे पास हैं। एक दिन मुझे पता चला कि समुद्र के किनारे पर एक अंग्रेज ने एक कोठी लंबे समय के लिए किराए पर ली है। वो अपने साथ एक फ्रांसीसी नौकर को भी मार्साई से लेकर आया था। जल्दी ही अकेला रहने वाला ये आदमी सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। वो केवल तभी बाहर निकलता था जब वो शिकार खेलने जाता था या मछली मारने। उसने कभी किसी से बात नहीं की और ना ही वो कभी शहर की तरफ निकला। हर सुबह वो अपनी राइफल से शूटिंग की प्रैक्टिस करता रहता था। उसे लेकर नई नई कहानियां बनने लगी।
कहा जाता था कि वो ऊंचे खानदान का आदमी था और राजनीतिक कारणों से अपना घर छोड़कर यहाँ रहने लगा था। कुछ लोग ऐसा भी कहते कि वो कोई गंभीर अपराध करने के बाद यहाँ आकर छिप गया है। क्योंकि मैं न्यायालय की सेवाओं से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि ये जरूरी है कि मैं उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करूं। लेकिन उसके बारे में कुछ भी जान पाना लगभग असंभव सा ही था। वो अपना नाम सर जॉन रॉवेल बताता था। मैं पास से उसकी निगरानी करने में ही संतुष्ट था। मुझे उसके व्यवहार में कुछ भी संदेह करने लायक नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में अफवाहों का बाजार गर्म होता गया, मैंने सोचा कि मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना ही चाहिए। मैं उसी इलाके में शिकार खेलने जाने लगा जहां वो भी जाता था। काफी समय तक तो मुझे उससे बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला। मौका मिला एक तीतर के रूप में, जिसे एक दिन मैंने ठीक उसके सामने ही मार गिराया। मेरा कुत्ता भाग कर गया और उसे उठाकर मेरे पास ले आया। मैं उस तीतर को लेकर उस अंग्रेज सर जॉन रॉवेल के पास पहुंचा। मैंने उससे आग्रह किया कि वो तीतर रख ले। वो लाल रंग के बालों और दाढ़ी वाला लंबा चौड़ा आदमी था। उसे देखकर लगता था जैसे आप हरक्यूलिस को देख रहे हैं। उसके अंदर मुझे अंग्रेजी अकड़ जैसी तो कोई बात नजर नहीं आई। उसने तीतर रख लेने के मेरे प्रस्ताव पर इंग्लिश लहजे में मुझे धन्यवाद दिया। हमारी बातचीत शुरू हुई और महीने के समाप्त होने तक हम लोग 4-5 बार आपस में मिल चुके थे। एक शाम में उसके घर के पास से गुजर रहा था। मैंने देखा वो अपने लॉन में एक कुर्सी में पसरा हुआ पाइप का धुआं उड़ा रहा था। मैंने उसे हाथ हिलाया तो उसने मुझे अपने पास बुलाकर एक गिलास बियर पीने का आग्रह किया। उसने पूरे शिष्टाचार के साथ मेरा स्वागत किया। वो फ्रांस और कोर्सिका का बखान कर रहा था और कह रहा था कि उसे इस देश से मोहब्बत हो गई है। मैंने मौका देखकर उससे उसके जीवन और भविष्य के बारे में कुछ सवाल किए। उसने बिना झिझक मेरे सवालों के जवाब दिए। उसने बताया कि वो अफ्रीका, इंडीज और अमेरिका घूम चुका है। हंसते हुए वो बोला, मैं जिंदगी का भरपूर आनंद ले चुका हूं। मैंने बातों का रुख शिकार खेलने की तरफ मोड़ा। उसने बताया कि वो हिप्पोपोटामस, चीते, हाथी और गुरिल्ला का भी शिकार कर चुका है। मैंने पूछा, क्या ये सभी जानवर बहुत खतरनाक थे? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, सबसे खतरनाक तो आदमी होता है। इतना कहकर उसने जोर से ठहाका लगाया। फिर उसने कहा कि उसने तो आदमियों का भी शिकार किया है। उसके बाद वो अपनी बंदूकों के बारे में बताने लगा। उसने मुझसे अंदर चलकर उसकी बंदूकें देखने का आग्रह भी किया। उसके कमरे में काले रंग के पर्दे लगे हुए थे। इन पर्दों पर सुनहरे रंग में कढ़ाई की गई थी। बड़े बड़े आग की तरह दहकते पीले फूल पर्दों पर टंगे हुए थे। उसने बताया कि ये जापानी पर्दे हैं। इसके बाद जिस चीज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, वो एक चौड़े से मेंटल पीस के ऊपर रखी हुई थी। एक चौकोर लाल रंग के मलमल के कपड़े के ऊपर इसे रखा गया था। मैंने ध्यान से देखा तो मैं दंग रह गया। वो एक मानव का हाथ था। ये कोई हाथ की हड्डियां ही नहीं थीं। ये एक सूखा हुआ काले रंग का हाथ था जिसके पीले नाखून देखे जा सकते थे। मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं और हड्डियों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। हाथ को कलाई के पास से इस सफाई से काटा गया था कि लगता था कि किसी आरी का इस्तेमाल किया गया है। कलाई के पास एक मजबूत लोहे की चेन को स्क्रू और कीलों से कस दिया गया था। ये चेन दीवार में लगे लोहे के एक छल्ले से जुड़ी हुई थी। ये इतनी मजबूत थी कि एक हाथी भी इसे नहीं तोड़ सकता था। मैंने पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने मुझे देखते हुए शांति से कहा, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हड्डियों को एक तलवार से और खाल को तेज पत्थरों से काटा गया है। फिर से एक हफ्ते तक धूप में सुखाया गया। मैंने उस भयानक हाथ को छुआ। उसका रंग रूप देखकर लग रहा था कि वो किसी दैत्य का हाथ रहा होगा। अस्वाभाविक रूप से लंबी उंगलियां मांसपेशियों से जुड़ी हुई थीं, जिनसे अभी भी कहीं कहीं पर त्वचा लटक रही थी।
डर के मारे मेरी कंपकपी छूट रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि यह क्रूरता से की गई बदले की कार्यवाही है। मैंने कहा, यह आदमी बहुत ही ताकतवर रहा होगा। सर जॉन रॉवेल ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, बहुत ताकतवर था, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा मजबूत था। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, ये जंजीर तो अब बेकार है, ये हाथ कहीं भाग थोड़े ही जाएगा। इस पर वो गंभीर हो गए। कुछ देर की शांति के बाद उन्होंने कहा, यह हमेशा ही भाग जाना चाहता है, इसके लिए चेन की बहुत ज़रूरत है। मैंने तुरंत अविश्वास से उनकी तरफ देखा और फिर अपने से ही कहा, यह अंग्रेज़ या तो पागल हो गया है या कोई बेहुदा मजाक कर रहा है। लेकिन मैंने देखा कि सर रॉवेल का चेहरा शांत और गंभीर था और रहस्य का एक पर्दा सा उस पर पड़ा हुआ था। मैंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि वो हमेशा अपने पास 3 भरी हुई रिवॉल्वर रखते थे। ऐसा लगता था कि उन्हें इस बात का डर है कि कोई भी किसी भी समय उनके ऊपर हमला कर सकता है। मैं उसके बाद भी कई बार उनसे मिला और धीरे धीरे मेरा उनसे मिलना जुलना बंद सा ही हो गया। लोग भी अब सर रॉवेल की उपस्थिति के अभ्यस्त हो गए थे और उनकी उत्सुकता कम हो गई थी। इसी तरह 1 साल बीत गया। नवंबर महीने के आखिरी दिनों की बात होगी। मेरे नौकर ने सुबह सुबह मुझे जगाया और बताया कि सर जॉन रॉवेल का रात को किसी ने कत्ल कर दिया है। आधा घंटे बाद ही मैं पुलिस कमिश्नर और उनके सहयोगियों के साथ सर रॉवेल के घर पहुंच गया। उनके नौकर का हाल बहुत बुरा था। दरवाजे के पास खड़ा हुआ वो कांपते हुए रो रहा था। पहले तो मुझे नौकर पर ही शक हुआ, लेकिन वो निर्दोष था। सच बात तो यह है कि इस केस का कातिल कभी पकड़ा ही नहीं जा सका। सर रॉवेल के कमरे में पहुंचकर हमने देखा कि वो अपनी पीठ के बल जमीन पर पड़े हुए हैं। उनकी जैकेट बुरी तरह फट गई थी। जैकेट की आस्तीनें अलग हो गई थीं। सब चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही थी कि वहाँ पर काफ़ी संघर्ष हुआ है। सर रॉवेल का गला घोंटकर हत्या की गई थी। उनका चेहरा काला पड़ गया था और सूजा हुआ था। उनके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत डरे हुए थे। उनके दांतों के बीच कुछ दबा हुआ था। उनके गले में 4-5 सुराख भी बने हुए थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने लोहे के किसी औजार से ये छेद बनाए हैं। कुछ ही देर में एक डॉक्टर भी आ गया। उसने कुछ देर तक गले के छेदों को देखा और एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि सर रॉवेल का गला किसी कंकाल ने घोंटा है। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने उस जगह को देखा जहां जंजीर से बंधा हाथ रखा हुआ था। हाथ वहां से गायब था। टूटी हुई एक चेन ही वहां पर लटक रही थी। मैंने मृत शरीर का पास से मुआयना किया। मैंने देखा कि लाश के मुंह में उस हाथ की एक कटी हुई उंगली फंसी हुई थी जो अब गायब हो चुका था। शायद सर रॉवेल ने अंतिम क्षणों में ये उंगली मुंह में दबा ली थी। उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। कुछ भी पता नहीं चल सका। किसी भी दरवाजे, खिड़की या फर्नीचर से छेड़छाड़ नहीं की गई थी। दोनों कुत्ते रात में आराम से सोते रहे। नौकर ने जो कुछ बताया वो मैं अब आपको बता देता हूँ। नौकर ने कहा, करीब 1 महीने से मालिक साहब कुछ परेशान से नजर आ रहे थे। उन्हें एक के बाद एक कई पत्र मिल रहे थे जिन्हें वो पढ़ने के बाद फौरन जला देते थे। अक्सर अपने गुस्से और बौखलाहट में वो एक छड़ी से चेन में बंधे सूखे हाथ को पागलों की तरह पीटने लगते थे। अपराध के बाद पता नहीं वो हाथ कहाँ गायब हो गया। सर रॉवेल रात में काफी देर से सो रहे थे और अपना कमरा सावधानी से बंद करके रखते थे। वो हमेशा अपने पास बंदूक रखकर ही सोते थे। अक्सर रात में वो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे और ऐसा लगता था कि किसी से झगड़ रहे हैं। कत्ल वाली रात उनके कमरे से कोई आवाज नहीं आई। जब सुबह नौकर कमरे की खिड़कियां खोलने पहुंचा तब उसने देखा कि सर रॉवेल की हत्या हो चुकी है। उसे किसी पर भी शक नहीं था। मुझे भी सर रॉवेल के बारे में जितना पता था मैंने जांच अधिकारियों को बता दिया।
पूरे शहर में बारीकी से जांच की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। इस घटना के करीब 1 महीने बाद की बात है। मुझे एक दिन रात को बहुत ही डरावना सपना आया। मैंने देखा कि वो भयानक सा हाथ मेरे कमरे के पर्दों पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। वो दीवारों पर इस तरह चल रहा था जैसे कोई बिच्छू या मकड़ी हो। मैं रात में 3 बार उठा। तीनों ही बार दोबारा सोने पर मुझे वही हाथ दिखाई दिया। वो पूरे कमरे में अपनी उंगलियों को पैर की तरह इस्तेमाल करता हुआ इधर उधर चल रहा था। अगले ही दिन मेरे पास वो हाथ लाया गया। ये सर जॉन रोवेल की कब्र के पास पड़ा हुआ था। उस हाथ की एक उंगली गायब थी। तो लेडीज, यही मेरी कहानी थी। मुझे अब इसके आगे कुछ भी नहीं पता। महिलाओं के चेहरों की रंगत उड़ी हुई थी। वो डर के मारे कांप रहे थे। उनमें से एक ने कहा, लेकिन ना तो इस कहानी का कोई अंत ही हुआ और ना ही कुछ बात साफ हो सकी। जब तक आप इस कहानी के बारे में साफ साफ नहीं बताएंगे कि असल में हुआ क्या था, तब तक हम में से किसी को भी रात में नींद नहीं आ पाएगी। जज मुस्कुराए और बोले, देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी रातों की नींद में खलल न पड़े। मुझे लगता है कि उस हाथ का मालिक वास्तव में मरा नहीं था। वो जिंदा था और अपना हाथ लेने आया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ, मैं ये नहीं कह सकता। मुझे तो लगता है कि ये एक तरह का बदला ही था। एक महिला ने कहा, नहीं नहीं मिस्टर बरमूटिए, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर मुस्कुराते हुए जज साहब बोले, आपको याद है मैंने कहा था ना, मैं जो कुछ भी कहूंगा आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। कातिल हाथ। अभी आप गाय डी मोपासा की फ्रेंच कहानी ला मैं की हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।